What's up, my dear friends? We are back again with a bang. Absolutely, दोस्तों शुरू करते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। दोस्तों जो भी दिन का टारगेट रखा है डेफिनेटली हम उसे अचीव करेंगे एंड वी विल मेक श्योर दैट वी आर कीपिंग आवर वर्ड एंड वी किल इट दिस टाइम, माय डियर फ्रेंड्स। एब्सोल्युटली यस दोस्तों, बात कर रहे हैं हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई की। एब्सोल्युटली यस माय डियर फ्रेंड्स, पर उसके पहले एक छोटा सा दोस्तों मैं माइक चेक करना चाहूंगा फटाफट से। दोस्तों माइक चेक हो रहा है कि नहीं? यस, माइक चेक कीजिए जरा। हमारे एडिटर साहब माइक चेक कर रहे हैं दोस्तों। एक सेकंड के लिए रुक जाइए दोस्तों, एक सेकंड के लिए रुक जाइए। कैसी आ रही है मेरी ध्वनि दोस्तों? आवाज कैसी आ रही है? अंश मेहता जी फटाफट से चेक कीजिए, चेक कीजिए, मेरा वॉइस चेक कीजिए एडिटर साहब। थप्पड़ से डर नहीं लगता, पर दोस्तों बच्चों को अगर कम आवाज आ जाए और उनको डिस्कंफर्ट से डर लगता है। दिव्या चौधरी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? बताइए बताइए बताइए, और अपने सभी दोस्तों को वापस लेकर आ जाइए दोस्तों। यस, लेट्स स्टार्ट माय डियर फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट विथ वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके यस दोस्तों, आज वैल्यू ऑफ सप्लाई एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है माय डियर फ्रेंड्स। मैं इतना बोलना चाहूंगा राइट, बिकॉज आप किस वैल्यू पे क्या है ओके डिटरमाइन करते हैं जीएसटी, वो बहुत जरूरी है। तो एक है वैल्यू, एक है रेट, एक है वैल्यू, एक है रेट। ओके ये केस। तो दोस्तों अगर बात हम लोग वैल्यू की करते हैं महाकसम, तो आज याद रखना दोस्तों, वैल्यू ऑफ सप्लाई में माय डियर फ्रेंड्स 3 सेक्शंस आते हैं, 15.1, 15.2, 15.3। थैंक यू अनिकेत गुप्ता जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। ओके 15.1 में बात करेंगे हम लोग ट्रांजैक्शन वैल्यू की, फिर हम बात करेंगे इंक्लूजन्स की, और फिर हम बात करेंगे एक्सक्लूजन की। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस सर। ओके तो आज उस सिचुएशन में माय डियर फ्रेंड्स ओके हम लोग बाद में बात करेंगे ओके कि कौन से उसके अंदर इलस्ट्रेशन आते हैं, पर सबसे पहले वी विल फोकस ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू यानी कुछ नहीं बेटा, प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस, यानी जो भी क्या है दोस्तों, आप गुड्स और सर्विस एज अ सप्लायर रिसिपेंट को कोट कर रहे हैं। याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, वो प्राइस ही लिया जाएगा एज द ट्रांजैक्शन वैल्यू, बिकॉज वही वैल्यू, वही ट्रांजैक्शन ओके वही वैल्यू पे ट्रांजैक्शन हुआ है, तो फिर डेफिनेटली दोस्तों क्या है, वही ट्रांजैक्शन वैल्यू लिया जाएगा और वही प्राइस लिया जाएगा। बट याद रखना दोस्तों, बहुत जरूरी है कि 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो। रिसीपेंट डेफिनेटली शुड नॉट बी ए रिलेटेड पर्सन, बिकॉज अगर रिसीपेंट रिलेटेड हो गया तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि दोस्तों आपका मन पिघल जाए और आप सामने वाले को दोस्तों एक आर्म्स लेंथ पे प्राइस कोट ना करके ओके प्राइस कोट करे दोस्तों, आप उसे एक एट अ लोअर वैल्यू देन यू व्हाट यू जनरली आर एक्चुअली ओके चार्जिंग। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया कि रिसीपेंट रिलेटेड है तो इवन इफ यू आर चार्जिंग एट आर्म्स लेंथ और नॉट डजंट मैटर, तेरा 15.1 के तहत तो वैल्यूएशन नहीं होगा। तो कैसे होगा? तो भैया उसके लिए बताया गया है रूल 28 ऑफ वैल्यूएशन रूल्स ओके विच विल ऑब्वियसली ओके हैपन लेटर इन फाइनल सीए माय डियर फ्रेंड्स। ओके यस, तो दोस्तों ये बात होती है वहां पे ओके उसके लिए हम लोग करते हैं वैल्यूएशन रूल्स। ओके परफेक्ट। दूसरा बोला है प्राइस इज अ सोल कंसिडरेशन। प्राइस क्या है दोस्तों? इज अ सोल कंसिडरेशन। यस, ये सिनेरियो है माय डियर फ्रेंड्स। ओके तो दोस्तों आज यहां पे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये दोनों कंडीशन दोस्तों सेटिस्फाई हो रही तो डेफिनेटली मैं सिर्फ इतना बात बोलूंगा क्या कि भैया ओके इस सिनेरियो में दोस्तों याद रखना 15.1 के तहत ट्रांजैक्शन वैल्यू हो जाता है क्या? एक्सेप्ट। अच्छा एक और चीज याद रखना, कंसिडरेशन जो है याद रखना उसमें ओके डिपॉजिट जो है वो नहीं आता, तो डिपॉजिट इज नॉट अ कंसिडरेशन ओके। बट यस, अगर आप ये डिपॉजिट को अप्लाई करते हो टू रिकवर द कंसिडरेशन देन इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। छोटा एग्जाम्पल देना चाहूंगा दोस्तों। छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि आज अगर मैं हूं लैंडलॉर्ड, आप है टेनेंट राइट, तो फिर उस सिनेरियो में याद रखिए कि अगर क्या है, देखिए मैं आपसे एक रिफंडेबल डिपॉजिट लूंगा, आपने मुझे 12 महीने तक रेंट दिया, मैंने लास्ट में क्या आपको वो
डिपॉजिट रिफंड कर दिया और आपसे पैसा और आपसे चाबी ले ली, तो यहाँ पे रिफंडेबल डिपॉजिट कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होगा। बट दूसरे ही केस में दोस्तों अगर हम लोग जाए, जहाँ पे बात क्या बोली है, जहाँ पे बात ये बोली है माय डियर फ्रेंड्स के 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 ओके, कि आज फॉर एग्जांपल टेनेंट 3 महीने का रेंट ओके बिना पे किए ही निकल गया, तो बेटा ऑब्वियसली क्या है, डिपॉजिट है मेरे पास, डिपॉजिट है मेरे पास ओके, तो मैं उसे कर लूंगा फोरफिट, और जैसे ही मैं उसे कर लेता हूं क्या बेटा, फोरफिट, वो अप्लाई हो जाता है टुवर्ड्स रिकवरी ऑफ कंसिडरेशन, और उस अमाउंट पे, फोरफिटेड अमाउंट पे लग जाएगा जीएसटी, बिकॉज दैट विल डेफिनेटली फॉर्म पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। तो याद रखना ये छोटी सी चीज माय डियर फ्रेंड्स, कि अगर क्या है ओके डिपॉजिट रिफंडेबल है तो वो पैसा सप्लायर रिसिपेंट को वापस दे देता है, और अगर वो रिफंडेबल नहीं है, लेट्स से वो क्या है दोस्तों, फोरफिट कर ली है सप्लायर ने, तो वो कंसिडरेशन का पार्ट बन जाएगा और उस पर जीएसटी लग जाएगा बंधु, ठीक है, यस ओके। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स फटाफट से बात करते हैं हम लोग 15(2) की, जो बात करते हैं इंक्लूजन्स के बारे में ओके। 15(2)A B C D E, 15(2)A B A B C D E F G H I नहीं जाना है बेटा, A B C D E तक ही जाना है, समझा गाउठी, यस ओके। तो 15(2)A में सीधा स्ट्रेट यही बोला है, देख भाई कि अगर सेक्शन 15(2)A की बात करते हैं तो जो भी टैक्सेस एंड ड्यूटीज है वो ले लो, पर एक्सक्लूड कर देना दो चीजों को, जीएसटी को और टीसीएस को। और ये टीसीएस कौन सा टीसीएस है, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाला टीसीएस है, जो बेसिकली क्या होता है कि आज एक कार डीलर जो है माय डियर फ्रेंड्स, वो ओके जब कार बेच रहा है ओके किसको, कोई भी बायर को माय डियर फ्रेंड्स, और वो गाड़ी का वैल्यू है मोर देन 10 लाख, तो लेट्स से 20 लाख का अगर गाड़ी है दोस्तों, तो उस पे उसको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 20,000 रुपया, ठीक है। तो आज उसको क्या मिला, 20,20,000 मिला बायर से, तो आज गवर्नमेंट क्या करता था, पहले क्या है इसको भी लगा देता था जीएसटी, पर फाइनली दोस्तों ये पोजीशन कंक्लूड हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता है ओके, क्योंकि ये एक इंटरिम लेवी है, और इसीलिए दोस्तों यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला गया कि टीसीएस ओके इंक्लूड नहीं होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में, 20 लाख पे ही लगेगा आपका जीएसटी ओके, यस। दूसरा 15(2)B के तहत दोस्तों कोई भी खर्चा अगर सप्लायर को करना है, वो खर्चा एक्चुअली में करता है कौन दोस्तों, रिसिपिएंट, तो फिर डेफिनेटली दोस्तों वो भी अमाउंट ऐड हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर ओके। तो आज मैं बताता हूँ क्या होता था बेसिकली, किस तरह से टैक्स इवेजन होती थी, तुरंत बता देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल सप्लायर को अगर क्या है शर्ट बेचनी है, किसको, रिसिपेंट को, तो रिसिपेंट बोलता था सप्लायर को, देख बेटा तेरे शर्ट का सबसे मैक्सिमम पार्ट क्या है, क्लॉथ है, क्या है बेटा, क्लॉथ है, तो एक काम करता हूं मैं ही तुझे क्या है, मैं ही तेरे बिहाफ पे क्लॉथ खरीदता हूं और तुझे फ्री मटेरियल्स भेज रहा हूं, ठीक है, यस ओके। तो तेरा 100 रुपए का शर्ट था, मैं तुझे 30 रुपए का ये फ्री मटेरियल बेच रहा हूँ, तब तू मुझे क्या है ओके 100 रुपया चार्ज नहीं करेगा ना, तो उसने बोला हाँ, तब मैं तेरे को 70 चार्ज करूंगा। तो डिड यू रियलाइज दोस्तों कि पहले सिर्फ और सिर्फ 15(1) सेक्शन ही था जहाँ पे ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही दोस्तों क्या कोट किया जाता था, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन वैल्यू ही माय डियर फ्रेंड्स क्या है 70 रुपीज को बोला जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, कि भैया यही ट्रांजैक्शन वैल्यू है, और यही दोस्तों क्या है 15(1) के तहत ओके आ जाता था। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियरली ट्रांजैक्शन वैल्यू को कम करके क्या है जीएसटी लायबिलिटी कम करने की कोशिश की जाती थी, साजिश रची जाती थी, और वही साजिश नाकामयाब हो रही है माय डियर फ्रेंड्स ओके। जब गवर्नमेंट ने बोला ठीक है तू इसको 70 कर दे, कोई बात नहीं ओके, ये तेरा 15(1) के तहत ऐड हो जाएगा, पर अब 15(2)B के तहत मैं तुझे बोल रहा हूँ क्या, कि वो जो क्लॉथ है वो भी क्या है यहाँ पे 30 रुपीज तुझे ऐड करना पड़ेगा, और भले ही तूने चार्ज किया है कितना 70 एज सेलिंग प्राइस, पर जीएसटी का वैल्यूएशन में मैं 100 रुपया लूंगा, उस पे 18% लूंगा और यहाँ पे चार्ज करूंगा 18 रुपया। आर यू गेटिंग इट माय डियर फ्रेंड्स, यस सर। और ये क्या है बेटा, एक ऐसा खर्चा जो करना चाहिए सप्लायर को, पर सप्लायर के बिहाफ पे कौन कर रहा है, रिसिपेंट, राइट, यस। नेक्स्ट इसमें आता है दूसरा 15(2)C, तो 15(2)C में माय डियर फ्रेंड्स क्या आता है बताइए ओके।
कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस लाइक पैकिंग, कमीशन वगैरह वगैरह which are basically charged to the buyer, which are basically charged to the recipient, okay, on or before the supply of goods or service. समझा? ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको प्लीज लिखना आप, ओके। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस बहुत जरूरी है, ऑन और बिफोर सप्लाई। तो जो भी खर्ची आपने किए हैं, ओके, सप्लाई होने के बाद, याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, ओके, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर नहीं आएंगे, ओके, यस। अच्छा, इसका एक क्लासिक एग्जांपल क्या है दोस्तों इंसिडेंटल एक्सपेंसेस के? तो दोस्तों पैकेजिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, कमीशन है, ओके, इंस्टॉलेशन है। तो बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो आप ओवर एंड अबव वो प्राइस ऑफ गुड्स लेते हो, इससे बेटा रिसिपिएंट से। यस, एब्सोल्युटली यस माय डियर फ्रेंड्स, ओके। तो ये एक सिनेरियो है जो आपको प्रॉपरली याद रखना चाहिए, ओके, परफेक्ट। दूसरा एक और चीज याद रखना दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात कर ही रहे हैं, तो आज जब ट्रांसपोर्टेशन की बात कर ही रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे दो टाइप के क्या है केसेस होते हैं। जब सप्लायर माय डियर फ्रेंड्स रिसिपिएंट को बोलता है टेंशन घेऊ नका, सभी अरेंजमेंट जो है जीटीए का, इसका उसका, गुड्स तेरे यहाँ पे पहुंचाने का, वो सब जिम्मेवारी मैं लेता हूँ एज अ सप्लायर, मैं तुझे गुड्स भिजवा दूंगा। तो आज जीटीए को कौन खर्चा पानी देगा? सप्लायर। किसके जेब से ट्रांसपोर्टेशन का पैसा कटेगा? सप्लायर। फिर वो ओन व्हीकल हो या फिर वो जीटीए से हो, डजेंट मैटर, पर खर्चा वो कर रहा है, खर्चा वो कर रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों प्राइस ऑफ गुड्स के साथ साथ वो डेफिनेटली क्या है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी उसके अंदर ऐड कर देगा माय डियर फ्रेंड्स, ओके। तो आज ये तो 15(1) के तहत आ जाएगा दोस्तों, पर ये आ जाएगा 15(2)(b) के तहत, सॉरी सी के तहत, ओके। एंड द बेस्ट पार्ट इज माय डियर फ्रेंड्स, जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे, ओके, वो आप इसे गिनेंगे कॉम्पोजिट सप्लाई। एंड कॉम्पोजिट सप्लाई के तहत माय डियर फ्रेंड्स याद रखना क्या, यहाँ पे जो रेट आएगा वो होगा दैट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई, ठीक है। ये केस, does that make sense my dear friends? Yes, that makes sense, that makes sense my dear friends, okay। तो ये चीज आप बकायदा याद रखिएगा, ओके, कि अगर दोस्तों क्या है, अगर 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 ओके, सप्लायर ने सब अरेंज किया है, तो भाई सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, सप्लायर जब चार्ज कर रहा है गुड्स के साथ आपका फ्रेट, तो कॉम्पोजिट सप्लाई में गुड्स का ही रेट आ जाएगा एज द प्रिंसिपल सप्लाई का रेट, राइट, गुड्स का ही रेट आ जाएगा। पर दोस्तों अगर कोई सप्लायर जो है वो एक्स फैक्ट्री पे बेच रहा है, यानी कि क्या, वो सिर्फ खड़ा है अपनी फैक्ट्री के पास, रिसिपिएंट अभी आ रहा है क्या दोस्तों, व्हीकल लेकर, तो सब खर्चा कौन कर रहा है, रिसिपिएंट, सब अरेंजमेंट कौन कर रहा है, रिसिपिएंट, ठीक है, दैट्स इट। सप्लायर ने कोई खर्चा किया नहीं है तो वो ऐड भी नहीं करेगा, तो वो अपने इनवॉइस में सिर्फ सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स या सर्विस ही लिखेगा। इज दैट वेरी क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे फिर सप्लायर को भी क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यस। तो ये कॉन्सेप्ट एकदम सटीक जा रहा है, होप दैट मेक सेंस, ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट क्या है, 15(2)(d) कहाँ है, 15(2)(d) कहाँ है, यस 15(2)(d) यहां है माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों 15(2)(d) की बात अगर मैं करूं, कर ही देता हूं बेटा, शर्म लज्जा क्यों रखनी बेटा। 15(2)(d) के तहत याद रखना, बात कर रहे हैं हम लोग इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी, इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी, बोलो इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी, बोलो इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। ये हेडिंग लिख देना अगर नहीं लिखा है आपने तो, ठीक है, परफेक्ट। दोस्तों याद रखना सबसे पहले तो इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी, ओके, पे वही रेट लगेगा जो रेट गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, ठीक है, यस। तो आज फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या मोबाइल बेचा, तो मोबाइल का रेट 18 रखा, अभी उसका पेमेंट आपको करना चाहिए था 1 तारीख को, ओके, ऑफ जनवरी, पर आपने 1 मार्च को किया, तो जो 2 महीना आपने डिले किया माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा, उस इंटरेस्ट पे भी रेट वही लगेगा जो मोबाइल का रेट होगा, राइट, यस। दूसरा, ऑलवेज इंक्लूसिव बेसिस पे आप इंटरेस्ट पेनल्टी का अमाउंट निकालोगे,
यानी आपको जो भी क्या है फिगर दिया है बेटा, क्वेश्चन में फिगर दिया है, फॉर एग्जाम्पल आपको 10,000 का, कि 10,000 क्या है, इंटरेस्ट है, तो याद रखना आप सीधा टोटल में ऐड मत कर देना इसको, आपको बकायदा क्या है आउट ऑफ द बुक से कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। 10,000 डिवाइडेड बाय 118 मल्टीप्लाई बाय 100, राइट, ये अमाउंट होगा एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स अमाउंट। और ये अमाउंट को बेटा क्या है आप लिखना आउटर कॉलम में, और फिर जाके वैल्यू ऑफ सप्लाई में सब अमाउंट्स ऐड कर देना, बिकॉज ऊपर वाले सब अमाउंट्स एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स होंगे, इसको इंक्लूसिव ऑफ टैक्स बताया गया है, और इसीलिए इस तरह से कंप्यूटेशन होगा। कैसे आया ये कंप्यूटेशन? 100 रुपया अगर मैं सेलिंग प्राइस को मानता हूँ, जीएसटी अगर दोस्तों मैं मानता हूँ 18 रुपए को, तो आया है 118। अभी मेरे पास इंटरेस्ट है कितना, 10,000, यानी कि ओके ये फाइनल अमाउंट मुझे आ गया है एज इंटरेस्ट फ्रॉम द कस्टमर, तो मैं इसको यहाँ पे इक्वेट करूंगा, और मुझे अभी ये फिगर चाहिए 100 वाला, तो मैं इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, परफेक्ट। तो ये सिनेरियो है माय डियर फ्रेंड्स इंटरेस्ट का। अच्छा याद रखना, इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी, ओके, आपको हक है चार्ज करने का, पर आप दोस्तों उसे कर देते हो वे ऑफ। तो क्या आपको रिसिपेंट से कोई भी पैसा मिला है? नहीं। तो फिर इस केस में मिला क्यों नहीं है? क्योंकि वो बैड डेट है? नहीं, क्योंकि आपने वो हक अभी क्या है, ओके, छोड़ दिया है। तो फिर इस केस में आपने चार्ज ही नहीं किया है। तो अगर आप चार्ज ही नहीं करोगे बेटा, तो डेफिनेटली दोस्तों 15(2)D के तहत कहां से आएगा वो? डेफिनेटली तो डेफिनेटली नहीं आएगा मेरे दोस्त। ओके, ये केस। ओके, इसमें क्या है दोस्तों, दो बड़ी बड़ी क्या है बातें हैं जो हमको करनी है। प्लीज अच्छे से इसको समझिए, जानिए और पहचानिए। ये इशारा किस बात की तरफ है? ओके, यस, फटाफट से, कम ऑन गाइस, कम ऑन गाइस, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, लेट्स डू इट, लेट्स मेक इट हैपन। दोस्तों बात हो रही है लेट पेमेंट ऑफ ईएमआईज की। ओके, यस, डिलेड पेमेंट ऑफ ईएमआईज की, समझा? यस दोस्तों, डिलेड पेमेंट ऑफ ईएमआईज की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा सिनेरियो बताइए। ओके दोस्तों, यहां पे दो केस होंगे, केस 1, केस 2। लेट्स चेक दैट, लेट्स चेक दैट, लेट्स चेक दैट गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय केस 1, केस 2? बताइए इशारा किस बात की तरफ? स्पीड कैसा लग रहा है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है सब? इज माय वॉइस क्लियर? कीप गिविंग मी द फीडबैक गाइस, कम ऑन। वत्सल पंड्या जी, डिलेड पेमेंट ऑफ ईएमआईज का मतलब क्या है? वेरी सिंपल, इधर आओ देखो। सबसे पहला केस ऐसा है कि आज दोस्तों मैं जब आपकी तरह क्या है बेटा इंटर सीए में था, तो मैं अपना फर्स्ट आईफोन लेके, ओके गाइस, तो हम लोग टॉपिक कौन सा ले रहे थे? लेट्स कंटिन्यू दैट, डिलेड पेमेंट ऑफ ईएमआईज। तो डिलेड पेमेंट ऑफ ईएमआईज में माय डियर फ्रेंड्स प्लीज याद रखिएगा, अगर बात हो रही है ओके केस 1 की, तो सिंपल सा केस है माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे कि आज अगर होंडा एक्टिवा है माय डियर फ्रेंड्स, तो होंडा एक्टिवा वो मुझे बेच रहा है, तो मैंने बोला कितना, तो उसने बोला कैश प्राइस अभी है तो भैया 50,000। मैंने बोला अभी तो 50,000 नहीं है मेरे पास, ओके सिर्फ 5,000 है, तो उसने बोला ठीक है, ठीक है, तो हायर परचेज प्राइस इसका रखते हैं अपन 5,000 मल्टीप्लाई बाई 12 किस्तें 60,000। ये पूरे 60,000 को मान लिया जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स एज पर 7(1)(a). ओके परफेक्ट, क्योंकि टाइटल तो यहां पे भी ट्रांसफर हो ही रहा है, बट इट्स जस्ट दैट एट अ लेटर डेट हो रहा है, तो पूरे के पूरे 60,000 को सप्लाई ऑफ गुड्स ही बोला जाएगा। पर दोस्तों यहां पे सीन क्या है, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, so on and so forth, इस तरह से क्या है 5-5 हजार की किस्तें दी जा रही। अब हुआ क्या है, 1/8 को इसने मार दिया डिफॉल्ट। ओके 1/8 को उसने मार दिया है क्या, डिफॉल्ट। तो अब इस सिनेरियो में माय डियर फ्रेंड्स याद रखिएगा, उसको लग रहा है इंटरेस्ट, तो 5,000 के साथ साथ इस बार इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी भी आ सकता है माय डियर फ्रेंड्स। ओके इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी भी आ सकता है, ठीक है। तो अब इस इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी का क्या करना है, क्या ये 15(2)B में आएगा, सॉरी 15(2)D में, या क्या वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा?
तो क्वेश्चन क्लियरली डिपेंड करता है कि ट्रांजैक्शन क्या है। तो ट्रांजैक्शन यहाँ पे ये है कि होंडा एक्टिवा दोस्तों केएस को क्या है बेच रहा है, क्या एक्टिवा, और उसके रिलेशन में किस्तों में ले रहा है पेमेंट। और वो पेमेंट और कुछ नहीं है, पर वो पेमेंट कंसिडरेशन ही है। बिकॉज 60,000 अगर क्या है वर्थ है सप्लाई ऑफ गुड्स का, तो आज जो किस्तों में आ रहा है वो क्या है, कंसिडरेशन ही धीरे धीरे आ रहा है। कंसिडरेशन इज कमिंग इन इंस्टॉलमेंट्स, और उसमें से अगर एक भी कंसिडरेशन टाइम पे ड्यू डेट पे नहीं हुआ है तो याद रखना वो कंसिडरेशन पे ही लगाया जा रहा है इंटरेस्ट। और वो कौन से कंसिडरेशन पे लगाया जा रहा है इंटरेस्ट, डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन पे लगाया जा रहा है इंटरेस्ट। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस, और इसीलिए वो इंटरेस्ट हो जाएगा क्या माय डियर फ्रेंड्स, 15(2)(d) के तहत वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड, और उस पर लग जाएगा क्या दोस्तों, जीएसटी। डज दैट मेक सेंस माय डियर फ्रेंड्स? यस सर। पर दोस्तों अगर मैं बात करता हूं होंडा एक्टिवा की, ओके, और मेरी केस 2 में, तो केस 2 में होंडा एक्टिवा साफ मना कर देता है, बोल देता है मैंने ये हायर परचेज ट्रांजैक्शंस कंप्लीटली बंद कर दिए, मैं नहीं करने वाला भाई, ये सिंपल सी बात है। तो ये हायर परचेज वाला तो ऑप्शन गया। तो उसने बोला यार पर तू निराश मत हो, मेरा एक दोस्त है वो बैंक चलाता है, तू वहां से पैसा ले ले और वहां से मुझे दे दे, सो दैट मुझे तो मेरा पैसा डे 1 पे मिल जाए, तू फिर उसको क्या है बेटा किस्तें चुकाया कर। तो मैंने बोला ठीक है। तो आज मैंने क्या किया, मैंने एक्सिस बैंक में कॉल किया, और कंज्यूमर लोन के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये लेंडर है और ये बोरोवर है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में माय डियर फ्रेंड्स क्या होगा बताइए। तो जो 50,000 है माय डियर फ्रेंड्स, ओके, वो लोन अमाउंट है, और बोला गया है करण को कि आप 60,000 लौटाना, वापस रीपे कर देना। ठीक, यस। तो आज होता क्या, एक्सिस बैंक 50,000 दे देता है केएस को, केएस वही 50,000 लाके दे देता है किसको, होंडा एक्टिवा को। ओके, होंडा एक्टिवा क्या है, सोल्ड कर देता है क्या ये बाइक, और सामने 50,000 ले लेता है कंसिडरेशन। क्या ये सप्लाई, अरे बिल्कुल सप्लाई है 7(1)(a) के तहत, जिसपे जीएसटी लग जाएगा। पर मसला भी यहां पे, मसला यह है कि बैंक ने लोन दिया केस को, और केस 50,000 प्लस इंटरेस्ट 10,000 दे रहा है किसको, एक्सिस को। तो इसमें जो 10,000 है दोस्तों वो क्या है, ओके, वो एग्जेम्प्ट क्यों है, बिकॉज याद रखो कि यहां पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ है बिकॉज आपने उनको दिया है लोन, एंड ना कि बिकॉज हुआ है डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। और इसीलिए याद रखना दोस्तों, ओके, यहां पे ओके बहुत जरूरी है, ओके, कि ये इंटरेस्ट तो डेफिनेटली दोस्तों क्या है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पर साथ साथ में ओके अंडरस्टैंड कीजिए कि 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 और 1/8 को इस बार जब ईएमआई आ रही है लेट, यानी 1/8 के बदले आ रही है 1/9 को, तो यहां पे जो इंटरेस्ट आपको लग रहा है बिकॉज आपने वो ईएमआई टाइम से नहीं भरा। तो यहां पे 5,000 भरना था, पर 5,500 इस बार भरना पड़ेगा। ये तो 500 एक्स्ट्रा क्यों भर रहे हैं, बिकॉज आपने ईएमआई लेट भरी थी। तो ये 500 रुपया जो है वो भी इंटरेस्ट ही कहला जाएगा, और उसको भी क्या है दोस्तों, एग्जेम्प्ट ही किया जाएगा। समझा? यस, ओके। तो ऊपर याद रखना दोस्तों, मैंने गुड्स बेचा है और सामने किस्तों में पैसा लिया है, समझा? तो जो किस्त लेट हुई है उस पे जो इंटरेस्ट पेनल्टी है उस पे क्या है दोस्तों, याद रखना 15(2)(d) ट्रिगर हो जाएगा। और दूसरा जो है केस 2,
वहां पे माय डियर फ्रेंड्स याद रखिए प्लीज कि होंडा एक्टिवा है, उसने तो सोल्ड कर दी बाइक, पर जो एक्सिस बैंक है माय डियर फ्रेंड्स, वो जो क्या है लोन दे रहा है केएस को, और सामने 60,000 रीपे कर रहा है विथ इंटरेस्ट। वो 10,000 तो इंटरेस्ट है, वो तो हो जाएगा एग्जाम, पर याद रखना दोस्तों जो रीपेमेंट की किस्त आ रही है वो भी अगर लेट आई तो वो याद रखना उस पे भी लग जाएगा इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट होगा अगेन एग्जेम्प्ट, बिकॉज यहाँ पे आप किसी और का पैसा थोड़ी देर और यूज कर रहे हो, और जब आप किसी का पैसा थोड़ी देर और यूज करते हो और उसके रिलेशन में आपको इंटरेस्ट लगता है, तो वो इंटरेस्ट इसीलिए लगा है बिकॉज सामने वाले ने आपको या तो लोन दिया, एडवांसेस दिया या फिर डिपॉजिट दिया है, और ऐसा टाइप का इंटरेस्ट हमेशा होता है एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट और एग्जेम्प्ट। तो वही मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शाया दोस्तों केस 1 और केस 2 में, ठीक है, परफेक्ट। और लास्ट दोस्तों अभी आते हैं 15(2)E में, जो बात करता है सब्सिडी की, दैट इज डायरेक्टली लिंक टू प्राइस, other than CG और SG। अब एक कॉन्सेप्ट को समझिए कि सब्सिडी शुड बी डायरेक्टली लिंक टू प्राइस, समझा? यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि पहले अगर सेलिंग प्राइस था कितना 100 रुपया, तो सब्सिडी अगर फॉर एग्जाम्पल सप्लायर को मिल रहा है 20 रुपए का, तो अभी सेलिंग प्राइस 80 होना चाहिए, तब जाके बोला जाएगा दैट द सब्सिडी इज क्लियरली और डायरेक्टली अफेक्टिंग द प्राइस, बिकॉज आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू कम हुआ। ट्रांजैक्शन वैल्यू कम हुआ तो गवर्नमेंट को दिल में धक धक होगा, बिकॉज उनका जीएसटी कम होगा, और वो गवर्नमेंट चाहता है नहीं, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये प्रावधान डाला है, ठीक है, यस। अब होता क्या था यहाँ पे, वेरी सिंपल, होता ये था दोस्तों, आप समझिए, फॉर एग्जाम्पल नवनीत है, नवनीत बुक्स, वो लोग बुक सप्लाई कर रहे हैं लेट्स से रिलायंस फाउंडेशन को, मोटा भाई को, ठीक है। तो आज रिलायंस फाउंडेशन में 100 रुपए की एक बुक जा रही है, बराबर, यस, जिसपे जीएसटी भी लग जाता है लेट्स से 10% के हिसाब से 10 रुपये, तो चला जाता है 110। तो रिलायंस अपने जेब से 110 दे रहा है, ठीक है, यस, और वो आगे जाके वो बुक्स को क्या फ्री में बांट देता है, तो इसका कुछ आईटीसी वाईटीसी भी नहीं ले सकता है वो, करेक्ट, यस। तो आज सिंपल सी बात है, उसका कॉस्ट हो जाएगा 110। अब याद रखो, जब भी कॉस्ट हो जाता है आप कितना 110, कॉस्ट हो जाता है आपका कितना 110, दैट इंक्लूड्स जीएसटी माय डियर फ्रेंड्स। तो याद रखना, रिलायंस को एक तरकीब सूझी कि यार कोई तो तरीका अपनाते जिससे क्या है अपना कॉस्ट कम हो जाए, तो उन्होंने फिर क्या है रिलायंस को इन्वॉल्व किया, यानी नीता अंबानी ने मुकेश अंबानी को बोला कहीं हेल्प करो ना यार प्लीज, अरे कहीं हेल्प करो ना प्लीज यार, तो रिलायंस ने बोला ठीक है मैं तुझे सब्सिडी दे देता हूं 90 रुपए, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुझसे, मैं तुझे बस पैसा दे रहा हूं, तू बस इंश्योर करके तू 100 रुपए के बदले अब सिर्फ 10 रुपया प्रति बुक क्या चार्ज करे रिलायंस को, एंड देयर बाय जीएसटी भी तेरा कितना है सिर्फ 1 रुपया, राइट। तो आज तू सिर्फ 11 रुपया चार्ज करेगा किसको, रिलायंस फाउंडेशन को, समझा, यस, ओके। तो डू यू रियलाइज आज ग्रुप लेवल पे इसके जेब से जा रहा है 90 और इसके जेब से जा रहा है कितना 11, तो 90 और 11 कितना होता है, समझा, यस, ओके। तो आज ये सिनेरियो हो रहा था कि सीधा जो कॉस्ट पहले 110 था वो सीधा अभी हो गया कितना माय डियर फ्रेंड्स 101, क्यों, क्योंकि क्लियरली जीएसटी सिर्फ अभी 10 रुपए पे लग रहा है ना कि 100 पे, ठीक है, यस। तो दोस्तों इस तरह से लोग ठग रहे थे, ओके,
और प्राइवेट एंटिटी सब्सिडी पे सब्सिडी दिए जा रहा है और सप्लायर का ट्रांजैक्शन वैल्यू कम किया जा रहा है एंड देयर बाय सप्लायर रिसिपेंट को कम जीएसटी भी लगा रहा है। तो दोस्तों इस सिनेरियो में माय डियर फ्रेंड्स गवर्नमेंट ने सोचा काम करो, ओके एक काम करो, इस केस में सप्लायर को बोल दो अब सेलिंग प्राइस तो उसको 10 रुपया ही चार्ज करना, बिकॉज 90 तो आपको रिलायंस से आ रहा है, पर जीएसटी यहां पे ऐसा हो जाएगा कि 10 ट्रांजैक्शन वैल्यू प्लस 90 15(2)(e) के तहत सब्सिडी फ्रॉम अदर देन गवर्नमेंट। ओके यस ये केस तो मैं तो 100 रुपया ही जज करूंगा और 100 रुपए पे 10% कितना था 10 रुपया, तो यहां तक तो 10 रुपया यानी कि 20 यहां से जेब से जा रहा है उसके और ऊपर से ऑलरेडी जा रहा था 90, तो इसका वापस बैक टू स्क्वायर वन 110 ही आ गया। समझा क्या? तो आज गवर्नमेंट ने क्लियरली क्या है ट्रांजैक्शन वैल्यू जो कम हो गया था सीधा 100 से चला गया था कितना 10, गवर्नमेंट ने 90 ऐड करके उसको वापस करवा दिया कितना, बोला 15(1) में ये ले ले 15(2)(e) में ये ले ले। समझा? यस। और इसीलिए बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स ये समझना कि आज सप्लायर जो है वो किससे सब्सिडी ले रहा है, वो गवर्नमेंट से ले रहा है या वो अदर देन गवर्नमेंट से ले रहा है। अदर देन गवर्नमेंट से ले रहा है तो इंक्रीज कर दो और गवर्नमेंट से ले रहा है तो कुछ भी इंक्रीज मत कर दो, जो भी सब्सिडी कट के जो प्राइस आ रहा है उतने पे ही लगेगा जीएसटी, बिकॉज गवर्नमेंट चाहता है कि गवर्नमेंट जब सब्सिडी दे रहा है तो समाज के भले के लिए दे रहा है, कोई टैक्स मैनिपुलेशन के लिए नहीं दे रहा है। और इसीलिए उन्होंने जो सब्सिडी दी है वही काट के जो अमाउंट आता है वो लोअर अमाउंट पे ही लगेगा जीएसटी। समझा क्या बेड़ो? तो याद रख, फटाफट से याद रख, इधर क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा। सेलिंग प्राइस 100, सॉरी कॉस्ट 80, प्रॉफिट 20, सेलिंग प्राइस 100। तो अगर सब्सिडी मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो सब्सिडी अगर मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल 40 रुपए का, ओके, तो आपका कॉस्ट कितना हो जाएगा 40, प्रॉफिट उतना ही रखता हूं 20, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 60, राइट। ये केस तो डू यू रियलाइज जब मैं यहां पे इसकी बात करूं तो कैन आई से दैट द इफेक्ट ऑफ सब्सिडी इज इंक्लूडेड इन द प्राइस? कैन आई से दैट द इफेक्ट ऑफ सब्सिडी is included in the price? Yes. And can I say here that the effect of subsidy is not visible here? Right? तो यहां पे वो माइनस नहीं हुआ, यहां पे वो कट के आया है। Are you getting it, my dear friends? Yes. तो फिर उस सिनेरियो में क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स बताइए। तो गवर्नमेंट ने बोला आप चेक करो, आप चेक करो कि भैया क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि लिस्ट प्राइस अगर फॉर एग्जांपल है 50 लाख और बोला है सब्सिडी बाय सीजी, included in the price
यानी सिंपल सी बात है दोस्तों, 50 लाख में से इंक्लूडेड इन द प्राइस को रीड कैसे करेंगे आप? दैट द इफेक्ट इज इंक्लूडेड इन द प्राइस, दैट द इफेक्ट इज इंक्लूडेड इन द प्राइस। यानी इशारा किस बात की तरफ है माय डियर फ्रेंड्स, कि भैया ये माइनस हो के आया है, ये कट के आया है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये सब्सिडी है फॉर एग्जांपल 1 लाख, तो आज क्या माइनस हो के आया है? यस। क्या हम चाहते हैं कि माइनस हो गया है? यस। क्यों? क्योंकि आज यहां पे लोअर वैल्यूएशन ही होगा बिकॉज सीजी ने दिया है, तो नो इफेक्ट, क्योंकि हम चाहते हैं कि माइनस हो के आए और हमारे पास प्राइस है ही जो माइनस होके आया है। अच्छा, पर वही सब्सिडी दोस्तों अगर दी है किसने? लेट्स से रिलायंस ने, विच इज अगेन इंक्लूडेड इन द प्राइस, तो क्या होगा? क्या वो माइनस होकर आया है? ओके, नहीं, वो माइनस होकर नहीं आया है, सॉरी माय बैड। यहां पे भी क्या बोला है? इफेक्ट इज इंक्लूडेड इन द प्राइस, तो क्या वो माइनस होके आया है? यस। पर क्या हम चाहते हैं कि वो माइनस हो गया है? नहीं, हम चाहते हैं कि उसे माइनस ना किया जाए बिकॉज अदर देन सीजीएसटी को दिया है, तो हम लोग इसे कर देंगे ऐड। अच्छा, सब्सिडी गिवन बाय whom? अगेन गवर्नमेंट, बट नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस। तो क्या माइनस हो गया है अमाउंट? नहीं। पर क्या हम चाहते हैं कि माइनस हो गया है? हाँ, क्योंकि ये किसने दी है? सीजी ने दी है, तो यहां पे हम लोग कर देंगे रिड्यूस। अच्छा, यहां पे सब्सिडी गिवन बाय whom? लेट्स से अदानी, अगेन नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस। तो क्या माइनस हो गया है? नहीं। क्या हम चाहते हैं कि माइनस हो गया है? नहीं, क्योंकि यार ये अदर देन सीजीएसटी ने दिया, तो यहां पे आ जाएगा नो इफेक्ट। ठीक है, ये सिनेरियो है दोस्तों। ओके, परफेक्ट। पर दोस्तों अगर क्वेश्चन में ही बोल दिया है दैट प्राइस इज नॉट डायरेक्टली लिंक टू, सॉरी, सब्सिडी हियर इज नॉट डायरेक्टली लिंक टू प्राइस, तो क्या होगा? बताइए, सब्सिडी इज नॉट डायरेक्टली लिंक टू प्राइस, तो क्या होगा? बताइए, शर्माइए मत, बता दीजिए प्लीज। सिंपल सी बात है, नो इफेक्ट आ जाएगा, बिकॉज भैया अगर सब्सिडी के पहले भी सेलिंग प्राइस 100 रुपया था और बाद में भी 100 रुपया है, तो आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू कम ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं, वो पहले जैसा था वैसा ही है। तो मैं क्यों कुछ ऐड करवाऊं, कुछ लेस करवाऊं, कुछ क्या है बेटा? नो, सिंपल सी बात है, नो इफेक्ट आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। इज दैट वेरी क्लियर? यस। तो आई विल क्लियरली जस्ट इग्नोर दैट ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये मैंने करवा दिया पूरा पूरा। क्या मैटर किसके रिलेशन में दोस्तों? सब्सिडी के, जो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था बाय द वे। ओके, एंड द लास्ट पार्ट माय डियर फ्रेंड्स इज एक्सक्लूजन। तो 15(3)(a) बोलता है कि डिस्काउंट अलाउड अगर है बिफोर या एट द टाइम ऑफ सप्लाई, यानी कि आप लेट्स से बिग बाजार गए, आप डीमार्ट गए और आपने वहां पे लिखा है, देखा कि लिखा है 50% फ्लैट ऑफ ऑन ऑल द जीन्स एंड शर्ट्स, राइट, क्लियरेंस स्टॉक। तो वहां पे आपको बार्गेनिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा क्या है देख लेना है कि इनवॉइस में डिस्काउंट माइनस किया है कि नहीं। अगर किया है तो भैया पक्की पक्की बात है, ओके, कि आपने एज अ सप्लायर जो क्या है डिस्काउंट दिया है, उसको माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आता है वो नेट अमाउंट पे ही लगेगा जीएसटी। ओके, यस। पर रिड्यूस करने तभी मिलेगा जब बिफोर या एट द टाइम ऑफ सप्लाई आपने किया एंड रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। ओके, यस। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना, कॉन्सेप्ट आता है नो क्लेम बोनस का। तो नो क्लेम बोनस में कॉन्सेप्ट क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? नो क्लेम बोनस में कॉन्सेप्ट यही होता है, ओके, कि मैं अगर इंश्योरेंस कंपनी हूं, तू अगर क्या पॉलिसी होल्डर है और तूने बेटा क्या है, ओके, एक स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम तक प्रीमियम ही भरा है, कुछ कवरेज नहीं लिया है, प्रीमियम ही भरा है, कुछ कवरेज नहीं लिया है, तो फिर उस केस में याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, आपका ओके जो इनवॉइस आपको आएगा इंश्योरेंस कंपनी से वो नो क्लेम बोनस से कट के आएगा। ठीक है, एंड देयर बाय वो प्रॉपर डिस्काउंट है विच इज अलाउड अंडर 15(2)(a) बिकॉज वो रिकॉर्ड किया गया इनवॉइस में और वो अग्री किया गया एट द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, यस।
15(3)(b) में बोला है डिस्काउंट इज अलाउड। अभी डिस्काउंट अलाउड है पर फॉलोइंग कंडीशंस पे ही डिस्काउंट अलाउड है। कौन सी है वो कंडीशंस दोस्तों? कौन सी कंडीशन है बोलो? सबसे पहला, ये डिस्काउंट अलाउ होना चाहिए आफ्टर सप्लाई, पर वो अग्री होना चाहिए एट द टाइम ऑफ सप्लाई। रिसिपेंट को अपना आईटीसी रिवर्स करना है एंड इट शुड ऑल बी लिंक टू इनवॉइसेस। ऐसे रैंडम आप क्या डिस्काउंट नहीं दे सकते। बताइए, सबसे पहला कंडीशन, इट शुड बी अग्रीड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। दूसरा, इट शुड बी अलाउड आफ्टर सप्लाई। तीसरा, रिसिपेंट शुड रिवर्स हिज आईटीसी एंड इट शुड ऑल बी लिंक टू एन इनवॉइस। दोस्तों, तो ही क्या है, याद रखना, डिस्काउंट आपको ओके रिड्यूस करने मिलेगा एंड आपकी लायबिलिटी भी क्या है, रिड्यूस हो जाएगी। ओके परफेक्ट। अगर ये सब कंडीशंस मेट हुई तो ओके परफेक्ट। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स? यस। अब दोस्तों सिंपल सी बात है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम लोगों ने सब चीज कर ली है। यस, तो अभी एक ही चीज बाकी है, वो है वन कॉन्सेप्ट वन क्वेश्चन OCOQ बुक, जहां पे मात्र दोस्तों याद रखना मात्र 23 एडजस्टमेंट्स है। वो 23 एडजस्टमेंट्स अगर आपने कर दिए तो भैया तथास्तु, आपने पूरा वैल्यू ऑफ सप्लाई कर दिया है। पर ये मैं आगे बढ़ू उसके बारे में मैं पहले चाहूंगा कि आप इसके अंदर लिखे कि वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड होगा या एक्सक्लूड होगा, इग्नोर होगा, रिड्यूस होगा, प्लस होगा। जो लिखना है लिख दो बेटा, पर वो लिखो और आंसर्स लिखो, और वो भी चैट बॉक्स में लिखो, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा हूं। दो करण से आ जाओ। ओके यस दोस्तों, बहुत 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 अच्छा लगा ये देख के कि काफी लोगों ने दोस्तों यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, मां कसम। ओके आ जाओ फटाफट से। चलो दोस्तों, सबसे पहले करते हैं लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। ओके 10 लाख क्या आ जाएगा? यस डेफिनेटली दोस्तों आ जाएगा। अंडर विच सेक्शन में तो बोलो 15(1) के तहत आ जाएगा। राइट परफेक्ट। दूसरा, टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी क्या आ जाएगा? यस डेफिनेटली आ जाएगा दोस्तों, 15(2)(a) के तहत आ जाएगा। टीसीएस नहीं आएगा दोस्तों। पेड टू वन ऑफ द वेंडर्स बाय वाई लिमिटेड इन रिलेशन टू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वेंडर टू एक्स लिमिटेड, ये आ जाएगा। यस आ जाएगा दोस्तों, 15(2)(b) के तहत आ जाएगा। राइट दूसरा, फ्रेट चार्जेस फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स माय डियर फ्रेंड्स, तो इस सिनेरियो में क्या होगा बताइए? एक्स लिमिटेड has agreed to deliver the goods to वाई लिमिटेड premises माय डियर फ्रेंड्स, क्या होगा यार बोलो? सप्लायर ने क्या है यहाँ पे दारोमदार लिया है खर्चा करने का माय डियर फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे 15(2)(c) के तहत चीजें आ जाएगी, और कॉम्पोजिट सप्लाई के तहत क्या है ये चीज हो जाएगा। ठीक है यस। दूसरा, freight and insurance charges to be agreed to have arranged by X Limited, but such expense is incurred by the recipient on behalf of supplier. ये बहुत स्मार्ट एडजस्टमेंट है, ये बताओ क्या होगा? अब देखो ध्यान से, यहां पे बोला है freight and insurance charges agreed to have arranged by X Limited, बराबर यस। पर X Limited ने वो खर्चा किया नहीं है, उसको करना चाहिए था, पर उसके बिहाफ पे किसने किया है? रिसिपेंट ने किया है, तो ये आएगा, पर 15(2)(c) के तहत नहीं, 15(2)(b) के तहत आ जाएगा बंधु मेरे बंधु, समझू? यस। नेक्स्ट, पैकिंग चार्जेस। पैकिंग चार्जेस दोस्तों 15(2)(c) के तहत आ जाएगा, इंसिडेंटल खर्चे। इंटरेस्ट पेड ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन दोस्तों ये आ जाएगा 15(2)(d) के तहत, पर याद रखना इसको इंक्लूसिव बेसिस पे ही लेना बेटा। राइट यस। पेनल्टी टू बी पेड ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन बट इट वाज वेव्ड ऑफ लेटर ऑन, तो दोस्तों अगर ये वेव्ड ऑफ हो गया लेटर ऑन तो फिर क्या है, ये नहीं आएगा, नॉट टू बी इंक्लूडेड। ठीक है। दूसरा, 10th वाला पॉइंट बताओ, 10th वाला क्या आएगा? कमेंट करो 10th वाला पॉइंट। 10th वाला पॉइंट दोस्तों अगर आप कमेंट करेंगे तो आप गौर से देखिए, यहाँ पे एक्स लिमिटेड सेल्स इट्स गुड्स ऑन EMI समटाइम्स वेयर द कस्टमर्स कैन टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑन मंथली EMI 10,500, वो 1000 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है फॉर एनी डिले इन पेमेंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट एंड दिस अमाउंट shall be recovered from the customer for delay in payment of second EMI. दोस्तों do you realize my dear friends? Yes.
डू यू रियलाइज? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके, ये बहुत सही बोला आपने, ठीक है, ये बहुत सही बोला आपने दोस्तों। यहाँ पे मैं कुछ बेच रहा था, ओके, वो बंदे को, और सामने जो क्या है उसने ईएमआई लेट भरी है, वो डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन है, और इसीलिए ये आ जाएगा 15(2)(d) के तहत। यस। अच्छा, सब्सिडी फ्रॉम एसजी इंक्लूडेड इन द प्राइस, क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ? तो इंक्लूडेड इन द प्राइस है यानी माइनस हो क्या है, यस पर एसजी है, क्या हम चाहते हैं कि माइनस हो क्या है, यस, तो बेटा नो इफेक्ट। अच्छा, सब्सिडी इंक्लूडेड इन द प्राइस है, माइनस हो क्या है, यस पर रिलायंस ने दी, तो हम चाहते हैं कि माइनस हो क्या है, नहीं, हम चाहते हैं कि अदर देन सीजीएसजी हो, तो भैया वी विल रीइंस्टेट द वैल्यूएशन और हम लोग ऐड कर देंगे इसको। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सीजी नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस यानी कि माइनस होके नहीं आया है, और सीजी है, तो हम चाहते हैं कि लोअर वैल्यूएशन पे लगे जीएसटी, तो हम रिड्यूस करेंगे इसको। और यही केस में दोस्तों माइनस होके नहीं, और हम चाहते भी नहीं है कि ये माइनस होके आए माय डियर फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, नो इफेक्ट। नेक्स्ट, X Limited received 50,000 as subsidy from non-government organization on sale of machine. This subsidy is not linked to price. Okay, तो दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी नो इफेक्ट आएगा, क्यों? बिकॉज जो डायरेक्टली लिंक्ड है वही आएंगे बेटा, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, X Limited deducted discount of 10,000 at the time of final payment which was not agreed at the time of supply, my dear friends. तो यहाँ पे सीन क्या होगा बताओ दोस्तों? यहाँ पे सिंपल सी बात है, सीन यही होगा कि ये अग्री नहीं हुआ था द टाइम ऑफ सप्लाई, तो भैया आज आपको ये रिड्यूस करने भी नहीं मिलेगा, तो आपको 15(3)(b) के तहत का बेनिफिट नहीं मिलेगा यहाँ पे, समझा? यस। नेक्स्ट क्या है, X Limited purchase additional provides additional discount of 1% at the year end for purchase of other machinery for which adjustment is made at the end of financial year without any change in individual transactions. तो दोस्तों आज इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस में चेंज नहीं हुआ, यानी कि आपका डिस्काउंट जो था वो लिंक्ड नहीं है, वो लिंक्ड नहीं है दोस्तों इनवॉइसेस के साथ, और ये कंडीशन भी बहुत आवश्यक थी दोस्तों 15(3)(b) के तहत, समझा? यस। एंड विच इज वाई दोस्तों सिंस ये क्या है लिंक्ड नहीं था, तो इंडिविजुअल इनवॉइस ये भी आपको माइनस करने नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, रिफंडेबल डिपॉजिट फॉरफिटेड बाय एक्स लिमिटेड। तो देखो अगर आपने डिपॉजिट रिफंड कर दिया, रिटर्न कर दिया तो नहीं लेना, पर फॉरफिट कर दिया तो ले लेना, तो ये ले लूंगा और ये नहीं लूंगा। अच्छा, अभी जो बात आ रही है 21, 22, 23 वो बहुत पेचीदा है दोस्तों, वो टाइम ऑफ सप्लाई के रिलेशन में है। तो अगर आपको टाइम ऑफ सप्लाई थोड़ा भी पता होगा तो आपको याद होगा कि 12(2) के तहत हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई निकालते हैं गुड्स का, और उसमें क्या है बेटा टाइम ऑफ सप्लाई, ओके, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डे टू इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। ओके, विच एवर इज अर्लियर यानी पेमेंट का कुछ नामो निशान है ही नहीं। ओके, है पेमेंट का कोई नामो निशान नहीं, ऐसा नहीं है भाई। ओके, इसमें नहीं है पर 13 में, राइट? तो अभी के लिए 12(2) की बात करें तो सिर्फ इनवॉइस या फिर लास्ट डे, डेट ऑफ पेमेंट को हमको देखना ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है? यस। तो आज हुआ क्या है, एडवांस इज रिसीव्ड इन जैन फॉर गुड्स टू बी सप्लाइड इन द मंथ ऑफ फेब। तो गुड्स सप्लाई कब होंगे, फेब में, उसका इनवॉइस रेज भी कब होगा, फेब में। अब सिर्फ क्या मिला, एडवांस, तो मैं जैन में इसका कोई इफेक्ट नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज अंडरस्टैंड मैं जैन में हूं, पर ये ट्रांजैक्शन का सप्लाई हुआ है फेब में, तो इसको मैं क्या है बेटा फेब में वैल्यू ऑफ सप्लाई में लूंगा, अभी उसका टाइम नहीं आया है, तो अभी वैल्यू ऑफ सप्लाई में वो ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट, एडवांस इज रिसीव्ड इन जैन फॉर गुड्स टू बी सप्लाइड इन द मंथ ऑफ फेब। ओके, तो गुड्स के, अरे सॉरी, इसके रिलेशन में कमेंट था, हाँ। अच्छा, गुड्स के बारे में तो क्लैरिटी आ गई। सर्विस का क्या सीन है, तो सर्विस में बोला है ओके
कि आज अगर आपने सर्विस कंप्लीट कर लिया, उसके 30 दिन के अंदर इनवॉइस रेज कर दिया, तो इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो पेमेंट को कंपेयर किया जाता है। और यहाँ पे पेमेंट एडवांस में आया, यानी ये सबसे पहला इवेंट है, तो पक्का उसका टाइम ऑफ सप्लाई आएगा एडवांस, राइट। तो आज जनवरी में ट्रांजैक्शन को कैप्चर करना पड़ेगा, तो मैं जनवरी में डेफिनेटली ये लूंगा और इसीलिए इंक्लूड होगा, और ये अभी के लिए एक्सक्लूड होगा बिकॉज ये फेब में इंक्लूड होगा, ठीक। यस। अच्छा, 21 वाला भी इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें 12/6 का टाइम ऑफ सप्लाई आता है। तो बोला है इस मंथ आपने सिर्फ डेबिट नोट रेज किया है, आपको एक्चुअल में इसका पैसा तो फेब में आया है। तो टाइम ऑफ सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी कब होता है माय डियर फ्रेंड्स? व्हेन दैट पेमेंट इज रिसीव्ड, व्हेन दैट पेमेंट इज रिसीव्ड माय डियर फ्रेंड्स। ओके, यस। और वो पेमेंट रिसीव हुआ है कहाँ पे? फेब्रुवरी के महीने में। तो आपको सिंपल सी बात है, याद रखना, ओके, याद रखना, आप उसको अकाउंट में भी लोगे कभी फेब्रुवरी में, जनवरी में आप उसको नहीं लोगे, बिकॉज उसका टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर ही होगा, यानी उसका गुना, ओके, लेने का हक मुझे बनता ही कब है? जब क्या है, डेबिट नोट इशू हुआ है? नहीं, जब वो एक्चुअली इंटरेस्ट आया है तब, ठीक है, दैट्स इट। ओके, तो वो भी बात होगी कहाँ पे? फेब्रुवरी में, जब वो पैसा रिसीव होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आप समझ लीजिए, मैंने पूरा जितना भी एडजस्टमेंट पॉसिबल है वो सब दुनिया भर का ले लिया है, ना 15.1, ना 15.2, ना 15.3, ना कोई क्लैरिफिकेशन, कुछ भी नहीं छोड़ा है। मजाल है मुझे कोई दिखा दे इसके बाहर का, हो ही नहीं सकता, बिकॉज कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। क्या आपको दोस्तों पता चल रहा है OCOQ बुक कितना पावरफुल है? क्या आपको पता चल रहा है दोस्तों OCOQ बुक में कितना कॉन्सेप्चुअली हम लोगों ने सभी चीजों को कैप्चर किया है? तो अगर आपको ये चाहिए तो प्लीज फटाफट से ऑर्डर कर दीजिए दोस्तों, आपकी प्रिपरेशन ये बहुत स्पीड फास्ट करवा देगी, ठीक है। दैट्स इट दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कंक्लूड करते हैं हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई। मैं पर्सनली चाहूंगा कि आप लास्ट अटेम्प्ट के 3-4 क्या है पेपर सॉल्व करें, उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई का पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन होगा, वो देखें, एंड देन चेक फॉर योर सेल्फ कि आर यू रियली ओके वर्किंग ऑन दिस और नॉट, एंड आपको क्या चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। यस और नो दिव्या, गजानंद, विल यू डू इट माय डियर फ्रेंड्स? गिव मी अ पिंकी प्रॉमिस। यस, ओके। तो दोस्तों आप लोगों ने प्रॉमिस किया तो आपको वो करना ही पड़ेगा, एंड दिस इज ग्रेट दिव्या। अगर एक ही ट्रांजैक्शन रॉन्ग हुआ था तो दिस इज ग्रेट, जस्ट रेक्टिफाई दैट। अगर आपको उसका पता चल गया तो एग्जाम में तो कुछ भी रॉन्ग नहीं होगा, उतना मुझे पता है, राइट। आई जस्ट होप कि ये एफर्ट्स जो मैं ले रहा हूँ वो हेल्पफुल है, वो आपको काम आ रहे हैं,